गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का अर्थ और उसके विकास को समझने का प्रयास किया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है उसका अर्थ है कि व्यवस्थापन, शासन और न्याय से संबंधित शक्तियां जो हैं वो पृथक पृथक हाथों में रहे और इनसे संबंधित विभाग अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र हो और कोई भी विभाग जो है वो एक दूसरे के विभाग की शक्ति और अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे। आज हम देखेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के क्या उसके लाभ हैं, क्या पक्ष में क्या तर्क हैं और उसकी क्या आलोचना की जा सकती है। यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को का मूल्यांकन करने का हम प्रयास करेंगे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है उसकी आलोचना और समर्थन दोनों ही किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसके पक्ष में तर्क देखेंगे और इस सिद्धांत के सब पक्ष में सबसे पहला तर्क दिया जाता है कि ये निरंकुशता और अत्याचार से रक्षा करता है। यानी विधानमंडल कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक ही व्यक्ति के यदि हाथों में शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा तो वो मनमाने कानूनों का निर्माण करेगा और मनमाने तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो इसलिए न्यायपालिका और विधानमंडल की शक्तियाँ जो हैं वो अलग अलग होनी चाहिए ताकि मनमाने कानून ना बन सके, मनमानी व्याख्या ना हो। और जो है इससे क्या होगा कि एक ही व्यक्ति में सत्ता जो है वो केंद्रित नहीं होगी और जब शक्ति एक ही हाथों में केंद्रित नहीं होगी तो निरंकुशता और अत्याचार से हमारी रक्षा हो सकेगी। दूसरा जो तर्क है वो है विभिन्न योग्यताओं का तर्क। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है उसको फॉलो करना इसलिए भी आवश्यक है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यदि सभी व्यक्ति अलग अलग प्रकार से कार्य करेंगे तो उचित रूप से करने के लिए वह अलग अलग योग्यता होगी और वो उस योग्यता से अच्छे से अपने कार्य को कर पाएंगे। जैसे कि एक सफल कानून निर्माता एक असफल न्यायाधीश और एक सफल न्यायाधीश असफल कानून निर्माता भी हो सकता है। यानी जिसमें जो योग्यता हो वो वही कार्य करेगा तो वो बहुत अच्छे ढंग से कर पाएगा। कार्य विभाजन से उत्पन्न लाभ का तर्क। आज जो है हम देखते हैं कि सरकार के कार्य जो है बहुत अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए किसी भी एक सत्ता से हम ये आशा नहीं कर सकते कि वह सभी कार्य को अच्छे से करेगी। तो जब कार्यों का विभाजन कर दिया जाएगा तो सभी अंग जो है अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना कार्य करेंगे और श्रेष्ठ कार्य करेंगे। न्याय की निष्पक्षता का तर्क। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाने पर न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का दबाव नहीं होगा और ये ऐसी स्थिति में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रहकर कार्य करेगी। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की जो है आलोचना भी की जाती है, क्रिटिसिज्म भी किया जाता है और उसकी सब आलोचना जो है वो इस आधार पर की जाती है कि ये जो है ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है। मॉन्टेस्क्यू जो है उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो इंग्लैंड की तत्कालीन शासन पद्धति के आधार पर किया। लेकिन इंग्लैंड में शासन व्यवस्था में कभी भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आधारित नहीं है और मॉन्टेस्क्यू से पूर्व से लेकर इंग्लैंड में आज तक संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित रही है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ सहयोग पाया जाता है, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये सिद्धांत यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से भी गलत है। शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है। आलोचक जो है वो ये कहते हैं कि सरकार एक आंगिक एकता के रूप में कार्य करती है, यानी ऑर्गेनिक थ्योरी में विश्वास है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे पर आश्रित व परस्पर संबंधित हैं, वही स्थिति शासन के अंगों की है। इसलिए शासन के अंगों का पूर्ण एवं कठोर पृथक्करण जो है वो व्यवहार में संभव नहीं है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की जो है अव्यवहारिकता इससे भी लगती है कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत से वो बहुत प्रभावित थे, लेकिन वहाँ पर भी ये संभव नहीं हो सका कि प्रत्येक अंग जो है वो एक दूसरे से अलग रहकर कार्य कर सके। अमेरिकी संघ में व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण के साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियाँ और संधियों पर नियंत्रण रखती है। महाभियोग लगाने का कार्य जो है वो न्यायिक कार्य भी करती है और कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति को कानून के संबंध में वीटो पावर या न्यायिक क्षेत्र में न्यायाधीशों को नियुक्ति एवं समाधान का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा कार्यों की वैधानिकता की जांच भी कर सकता है, तो वहाँ पे भी क्या किया गया है, नियंत्रण एंड संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है, चेक एंड बैलेंस।
प्रत्येक अंग जो है एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखता है और उससे संतुलन भी बना रहता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो अपनाना असंभव ही नहीं बल्कि अवांछनीय भी है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करे, कार्यपालिका प्रशासन का कार्य ठीक प्रकार से करे, इसके लिए दोनों के बीच में सहयोग, कोऑर्डिनेशन होना जो है बहुत ज़रूरी है। कानून निर्माण का कार्य आज इतना जटिल हो गया है कि इसमें आवश्यक जो नॉलेज जो है वो उन्हीं व्यक्तियों को होता है जो शासन से संबंधित होते हैं। और इसी प्रकार कानूनों के उचित निर्माण के लिए व्यवस्थापिका को कार्यपालिका का सहयोग करना भी आवश्यक होता है। तो जनता के निकट संपर्क रहने से जो है व्यवस्थापिका के सदस्य उनसे ज़्यादा अच्छे से होते हैं। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से विभाग जो है आपस में विरोधी होगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। न्यायपालिका के नेक्स्ट जो तर्क दिया जाता है वो है कि न्यायपालिका की कुशलता एवं निष्पक्षता का अंत। इस सिद्धांत की सबसे जो महत्वपूर्ण आलोचना जो की जाती है वो ये की जाती है कि ये सिद्धांत जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है ये न्यायपालिका की कार्यकुशलता और निष्पक्षता का अंत कर देगा। इस सिद्धांत को स्वीकार करने लेने से न्यायाधीशों की नियुक्ति ना तो कार्यपालिका द्वारा होगी ना व्यवस्थापिकाओं द्वारा होगी, वे जनता द्वारा चुने जाएंगे और जनता द्वारा निर्वाचित जो न्यायाधीश हैं वो प्राय अयोग्य और पक्षपातपूर्ण प्रमाणित होंगे। नेक्स्ट जो तर्क दिया जाता है वो है सरकार के तीनों अंगों की असमान स्थिति। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार के तीनों विभाग जो हैं वो समान रूप से शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। सरकार के तीनों अंगों में कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपेक्षा अगर हम कहें तो जो व्यवस्थापिका जो लेजिस्लेचर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कानूनों का निर्माण उसी के द्वारा किया जाता है और इन कानूनों के आधार पर ही न्यायपालिका जो है वो न्याय प्रदान करती है। लास्ट जो इसका तर्क दिया जाता है वो ये है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। मॉन्टेस्क्यू जो है वो कहते हैं कि अगर हमें अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाना होगा, लेकिन मानवीय स्वतंत्रता या व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण के स्थान पर रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन और अधिकारों की संवैधानिक घोषणा जो है यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मानवीय स्वतंत्रता जनता की जागरूकता और स्वतंत्रता के प्रति मानवीय प्रेम पर ही निर्भर करती है। तो शक्ति पृथक्करण के जो ये आलोचनाएं देखने के बाद निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद हम इस सिद्धांत को महत्वहीन नहीं कह सकते। शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है वो उसका आशय यदि लिया जाए तो तीनों विभागों को एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए और इस रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत अपनाना संभव नहीं है। लेकिन यदि शक्ति विभाजन का आशय ये लिया जाए कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप करते हुए अपनी सीमाओं में रहेंगे तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाना उपयोगी भी है और आवश्यक भी है। और मॉन्टेस्क्यू जो है वो शायद यही चाहते थे, तो इसे इसी रूप में अपनाना चाहिए। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत जो है उसका एक नया नवीन रूप जो हम देखते हैं वो है नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमें पता है ना तो पूरी तरह संभव है ना उचित है, और शासन के जो तीनों अंग हैं उनमें संबंध होना उपयोगी भी है और आवश्यक भी है। इसलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत ने वर्तमान में एक नया रूप धारण कर लिया है जिसे नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत से जाना जाता है। नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत से मतलब है इसका आशय है कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं वो एक दूसरे की शक्ति पर इस प्रकार नियंत्रण रखेंगे कि शक्तियों में संतुलन भी बना रहे और एक विभाग जो है वो निरंकुशता का उपयोग ना कर सके। अगर हम अमेरिकी शासन व्यवस्था को देखें यानी हम अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को देखें तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का। अमेरिकी जो व्यवस्थापिका है वो जिन कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका प्रधान उन पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है, न्यायपालिका उन्हें अवैधानिक घोषित कर सकती है। इस प्रकार जो कार्यपालिका प्रधान द्वारा नियुक्तियां संधियां हैं उसे सीनेट द्वारा नियंत्रित रखा जाता है और संविधान के विरुद्ध होने पर
जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको अवैधानिक जो है वो भी घोषित कर सकता है। व्यवस्थापिका न्यायाधीशों पर महाभियोग इम्पीचमेंट लगा सकती है और कार्यपालिका प्रधान जो है वो समाधान कर न्यायिक शक्तियों का उपयोग भी कर सकता है। तो अमेरिका का जो शासन व्यवस्था है उसमें नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत पाया जाता है। थैंक यू सो मच।